नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। हरियाणा में 3 और जेजेपी विधायकों ने थामा भाजपा का दामन। अंबाला की पूर्व मेयर शक्ति रानी शर्मा भी पार्टी में हुई शामिल। जींद की जन आशीर्वाद रैली में सीएम नायब सिंह सैनी का विपक्ष पर साधा निशाना। आप और कांग्रेस सहित अन्य दलों का प्रचार अभियान जारी। पेरिस पैरालंपिक के भारतीय विजेताओं को प्रधानमंत्री ने फोन करके दी शाबाशी। मोना अग्रवाल, प्रीति पॉल, मनीष नरवाल और रूबीना फ्रांसिस के बेहतरीन प्रदर्शन को सराहा। अवनी लेखरा की सफलता पर भी जताई खुशी। कहा, कामयाबी पर गर्व कर रहा है देश। राष्ट्रपति ने सर्वोच्च न्यायालय के ध्वज और प्रतीक चिन्ह का किया अनावरण। जिला न्यायपालिका के राष्ट्रीय सम्मेलन में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार जैसी चुनौतियों का किया जिक्र। प्रधान न्यायाधीश का न्यायपालिका को अधिक पारदर्शी, मानवीय और सक्षम बनाने पर जोर। रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने BEML बेंगलुरु में वंदे भारत स्लीपर कोच के प्रोटोटाइप संस्करण का किया अनावरण। कहा, अगले 3 महीनों में परिचालन के लिए तैयार होगी स्लीपर कोच वंदे भारत ट्रेन। किफायती किराए में तेज और आरामदेह यात्रा होगी सुनिश्चित। अगस्त में देश भर में हुआ 1,74,000 करोड़ का जीएसटी संग्रह। पिछले साल अगस्त की तुलना में आया 10% का उछाल। चालू वित्त वर्ष में अब तक जीएसटी संग्रह में दर्ज किया गया लगातार इजाफा। पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले 10% से अधिक की तेजी। बंगाल की बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए फिर सड़कों पर उतरे लोग। कोलकाता में नागरिक समाज ने महिला डॉक्टर के मामले पर किया जोरदार प्रदर्शन। एम्स से ऋषिकेश में उपराष्ट्रपति ने कोलकाता की घटना को बताया मानवता के लिए शर्मनाक। छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर महाविकास अघाड़ी की राजनीति पर महायुति का पलटवार। सीएम शिंदे ने कहा, आगामी चुनाव में हार निश्चित देकर राजनीति कर रहा है विपक्ष। फडणवीस ने कहा, MVA ने कभी नहीं किया शिवाजी महाराज का सम्मान। तेलंगाना में भारी बारिश से जनजीवन बेहाल। सोमवार को सभी सरकारी शिक्षण संस्थानों में घोषित किया गया अवकाश। मौसम विभाग ने 2 दिन भारी बारिश का जारी किया अलर्ट। आंध्र प्रदेश सहित आसपास के राज्यों में कई जगह भारी बरसात। और आइए अब खबरों की शुरुआत करते हैं। हरियाणा में सियासी हलचल तेज हो रही है। आज रविवार को जहां भाजपा की जन आशीर्वाद रैली हुई, तो वहीं आम आदमी पार्टी इनेलो की भी रैलियां वहां पर हुई। वहीं कांग्रेस मतदान की तारीख में बदलाव को लेकर लगातार भाजपा पर हमलावर है। हालांकि चुनाव आयोग इस बदलाव का कारण स्पष्ट कर चुका है। हरियाणा में चुनावी सरगर्मियों को रफ्तार देते हुए भाजपा ने रविवार को जींद में जन आशीर्वाद रैली आयोजित की। इस रैली में कई दिग्गज नेताओं के भाजपा में शामिल होने की खबर ने सियासी हलचल को बढ़ा दिया है। इस रैली में जजपा विधायक रामकुमार गौतम, जोगीराम सिहाग तथा पूर्व मंत्री अनूप धानक भाजपा में शामिल हो गए। वहीं अंबाला की पूर्व मेयर शक्ति रानी शर्मा ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया। शक्ति रानी हरियाणा जनचेतना पार्टी के प्रमुख विनोद शर्मा की पत्नी हैं, जिनके बेटे कार्तिकेय शर्मा भाजपा के सहयोग से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में राज्यसभा में पहुंचे हैं। इस रैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वे लोगों को झूठ बोलकर गुमराह कर रही है। हमें 56 दिन का समय मिला है। 56 दिन के समय के अंदर हमारी सरकार ने 128 निर्णय हरियाणा प्रदेश के विकास को आगे बढ़ाने के लिए ये हमारी सरकार ने किए हैं। भाइयों, ये लोग हिसाब मांग रहे हैं। मैंने तो इनको कहा, मैंने कोई ज्यादा बात नहीं इनसे पूछी थी। मैंने कांग्रेस के लोगों से ये बात पूछी थी कि आप 10 वर्ष तक इस प्रदेश के मुखिया रहे हैं, आप मुझे ये बताने का काम करें। मैंने उनको एक क्वेश्चन पूछा था, आपकी सरकार में पर्ची और खर्ची से नौकरी लगती थी, गरीब के बच्चे को नहीं लगती थी, कुछ ही सिलेक्टेड लोगों को लग जाती थी।
उसके बारे में हरियाणा प्रदेश के लोगों को बताने का काम करें। जहां एक ओर भाजपा अपने चुनावी अभियान को आगे बढ़ा रही है, वहीं आम आदमी पार्टी की ओर से दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने रविवार को चरखी दादरी में एक जनसभा को संबोधित किया। बसपा के साथ गठबंधन में उतरी इनेलो के नेता अभय सिंह चौटाला ने बताया कि आने वाले वक्त में 4 बड़ी रैलियां आयोजित की जाएंगी, जिसमें बसपा सुप्रीमो मायावती भी शामिल होंगी। वहीं दिल्ली में कांग्रेस की हरियाणा स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई, जिसमें हरियाणा कांग्रेस प्रमुख उदय भान तथा भूपिंदर हुड्डा भी शामिल हुए। इस बीच हरियाणा में चुनाव आयोग द्वारा विधानसभा चुनावों की तारीख में बदलाव किए जाने के बाद से ही कांग्रेस लगातार भाजपा को घेरने में लगी है। इस मसले पर जबरदस्त वार प्रतिवार देखने को मिल रहा है। हम लोग तो तैयार हैं, पहले भी तैयार थे। हमारी तरफ से कल चुनाव हो जाए उसके लिए भी हम लोग तैयार हैं। और जहां पे घमासान हो रहा है, जहां पर जिस जगह पे तैयारी नहीं है, जहां पर एंटी इनकम्बेंसी है बीजेपी, वो किसी न किसी बहाने चुनाव आगे पोस्टपोन करना चाहती है। ये दर्शाता है भाजपा की हिंदुस्तान के प्रजातंत्र में प्रतिबद्धता और लोगों को अधिक से अधिक मतदान वो कर सके ऐसे अवसर प्रदान करना। और कांग्रेस का ये दिखाता है कि ये भाग रहे हैं। अरे भाई, भाग रहे हो तो अगर तुम्हें ये तरीके नहीं पसंद है तो ना जाना वोट डालने, घर बैठो। हालांकि चुनाव आयोग ने शनिवार को हरियाणा में विधानसभा के लिए मतदान 1 अक्टूबर की जगह 5 अक्टूबर कराने की घोषणा करते हुए ये स्पष्ट किया था कि बिश्नोई समुदाय की परंपराओं का सम्मान करते हुए ये किया गया, क्योंकि हरियाणा में गुरु जम्बेश्वर के सम्मान में आसोज अमावस्या उत्सव में भाग लेने के लिए राजस्थान जाने की सदियों पुरानी प्रथा है तथा अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा बीकानेर राजस्थान के द्वारा मतदान की तिथि पुनर्निर्धारित करने का भी अनुरोध किया गया था। लेकिन चुनावी मौसम में इस मुद्दे को भुनाने के प्रयास में लगी है कांग्रेस। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पैरालंपिक खेलों में पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ियों से टेलीफोन पर बातचीत की। इन खिलाड़ियों में मोना अग्रवाल, प्रीति पॉल, मनीष नरवाल और रुबीना फ्रांसिस शामिल हैं। उन्होंने प्रत्येक विजेता को बधाई देते हुए कहा कि उन्होंने अपने प्रदर्शन से देश को गौरवान्वित किया है। प्रधानमंत्री ने अवनी लेखरा को खेलों में उनके अन्य प्रयासों में भी सफलता की कामना की। पैरालंपिक में एक खेल कार्यक्रम में भाग लेने के कारण वो कॉल में शामिल नहीं हो पाई। और नई दिल्ली के भारत मंडपम में राष्ट्रीय जिला न्यायपालिका सम्मेलन के समापन समारोह का आयोजन किया गया। 2 दिवसीय सम्मेलन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिरकत की। इस कार्यक्रम में प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ और केंद्रीय कानून एवं न्याय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार अर्जुन राम मेघवाल भी शामिल हुए। इस दौरान राष्ट्रपति ने सम्मेलन में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार जैसी चुनौतियों का जिक्र किया। प्रधान न्यायाधीश ने न्यायपालिका को अधिक पारदर्शी, मानवीय और सक्षम बनाने पर जोर दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में भारत मंडपम में आयोजित राष्ट्रीय जिला न्यायपालिका सम्मेलन के समापन समारोह में शिरकत की। इस कार्यक्रम में भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ और केंद्रीय कानून एवं न्याय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार अर्जुन राम मेघवाल भी शामिल हुए। राष्ट्रपति मुर्मू ने भारत मंडपम में आयोजित कार्यक्रम के दौरान उच्चतम न्यायालय का ध्वज और प्रतीक चिन्ह भी जारी किया। इस दौरान राष्ट्रपति ने लंबित मामलों की संख्या को न्यायपालिका के समक्ष एक बड़ी चुनौती बताते हुए लंबित मुकदमों का जल्द समाधान निकालने पर जोर दिया। सम्मेलन में राष्ट्रपति ने महिलाओं के खिलाफ अत्याचार जैसी चुनौतियों का भी जिक्र किया। जनपद स्तर के न्यायालय ही करोड़ों देशवासियों के मस्तिष्कों में न्यायपालिका के छवि निर्धारित करते हैं। इसलिए जनवत न्यायालय द्वारा लोगों को संवेदनशीलता और तत्परता के साथ कम खर्चों पर न्याय सुलभ कराना हमारी न्यायपालिका की सफलता का आधार है। मुकदमे की पेंडेंसी और बैकलॉग न्यायपालिका के समक्ष बहुत बड़ी चुनौती है। इस समस्या को प्राथमिकता देकर सभी हितधारकों को समाधान निकालना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश की न्यायपालिका में महिलाओं की भागीदारी बढ़ने पर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि न्याय से संबंधित मुद्दों के समाधान को मिलकर निकालने की जरूरत है। मुझे ये जानकर बहुत प्रसन्नता हुई है कि हाल के वर्षों में जुडिशियल ऑफिसर्स के चयन में महिलाओं की संख्या बढ़ी है।
इस वृद्धि के कारण कई राज्यों में कुल जुडिशियल ऑफिसर्स की संख्या में महिलाओं की संख्या 50% से कहीं अधिक है। मैं आशा करती हूं कि न्यायपालिका से जुड़ी सभी लोग महिलाओं के विषय में पूर्वाग्रह से मुक्त विचार, व्यवहार और भाषा के आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। सम्मेलन में भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ ने कहा कि लंबित मामलों के प्रबंधन के लिए काम करने वाली समिति ने मामलों को निपटाने के लिए एक कार्य योजना बनाई है। साथ ही प्रधान न्यायाधीश ने न्यायपालिका को अधिक पारदर्शी, मानवीय और सक्षम बनाने पर जोर दिया। The time has really come now to truly think of national integration by having a recruitment to the judicial service which crosses the narrow domestic walls of regionalism and state-centered selections. Addressing infrastructural gaps requires a strong government-court partnership. Coordinating with High Court's infrastructure committees and integrating engineering and research and development can expedite projects for a future-ready judiciary. केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि विधि एवं न्याय मंत्रालय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत के विजन 2047 की दिशा में काम कर रहा है। विधि एवं न्याय मंत्रालय ने विकसित भारत के विजन 2047 के रूप में जस्टिस फॉर ऑल का लक्ष्य प्रस्तावित किया है, जिसके अंतर्गत स्पीडी, अफोर्डेबल एंड टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सिटीजन सेंट्रिक डोर स्टेप जस्टिस डिलीवरी सिस्टम के द्वारा न्याय की सुगम पहुंच का लक्ष्य रखा गया है। इस संबंध में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार द्वारा नीतियों और कानूनों में समसामयिक बदलाव करने की प्रक्रिया सतत रूप से जारी है और इस लक्ष्य को पूरा करने में आप सभी की सबसे प्रभावशाली भूमिका रहने वाली है। देश के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आयोजित इस 2 दिवसीय सम्मेलन में 5 कार्य सत्रों का आयोजन किया गया, जिसमें जिला न्यायालय से संबंधित विषय जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर और मानव संसाधन, सभी के लिए समावेशी न्यायालय, न्यायिक सुरक्षा और न्यायिक कल्याण, मामला प्रबंधन और न्यायिक प्रशिक्षण पर विचार विमर्श किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, DT न्यूज। और वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं। अरे क्या हो गया, पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया। भैया इसी हाथ से चारा खिलाते हो, तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्याज सबसे ज्यादा है। पगले, ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्याज भी बढ़ाता है। कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। Come on boys, let's go practice। अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया है। तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहे हैं। तो आरबीआई के लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में 3rd अंपायर, वैसे ही आरबीआई का ओम्बुड्समैन। आरबीआई कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आप आरबीआई के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। ये आरबीआई का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सर, आप बहुत लकी हैं कि आपके बेटे ने हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज टाइम से पूरी कर दी है। मेरा बेटा? तो फिर आप? पॉलिसी बाजार। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। वंदे भारत ट्रेन में पहली बार स्लीपर कोच की सुविधा मिलेगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बेंगलुरु में BEML के कारखाने में वंदे भारत के स्लीपर कोच के रेप्लिका का जायजा लिया। इस पर हमारे संवाददाता अभिषेक सिंह ने वंदे भारत के इन नए स्लीपर कोच का जायजा लिया। देखिए। 15 फरवरी 2019 को आपने देश की पहली वंदे भारत ट्रेन को पटरियों पर दौड़ते हुए देखा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली से वाराणसी के लिए वंदे भारत का चेयर कार को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। यह दूसरी तस्वीर है
जो कि वंदे भारत चेयर कार की जगह वंदे भारत स्लीपर कार की है। यानी अभी तक पहला वंदे भारत ट्रेन चेन्नई के ICF फैक्ट्री में बनाया गया, जो कि चेयर वर्जन था, और इसे BEML यानी बेंगलोर में बनाया गया है। जैसा आपने मेट्रो में देखा, वंदे भारत चेयर कार में देखा, बिल्कुल वैसे ही इसका आप इंजन देख सकते हैं। ट्रेन सेट कह सकते हैं इसे, दोनों साइड से कोई अतिरिक्त इंजन इसके अंदर नहीं है। तो इस ट्रेन में 16 बोगियां हैं, जिसमें से 4 बोगी जो है 2 AC की है, 1 बोगी जो है वो आपकी फर्स्ट AC की, और बाकी की जो बोगियां हैं वो थर्ड AC की जो है वो बोगियां हैं। अब अंदर इसके फैब्रिक्स कैसे, किस तरीके का स्लीपिंग अरेंजमेंट है, ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए, ये स्लीपर है, थर्ड AC स्लीपर कोच है, 1, 2 और ये 3 यहाँ पर आप देख सकते हैं। और तीनों सेकेंड में पहले जो है आपको विंडो का बाहर देखने का आपको नहीं मिलता था, लेकिन यहाँ पे आपको सेकेंड में भी विंडो को देखने को मिलेगा। साथ में टच लाइट या जो सुविधाएं हैं वो इसमें दी गई हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हमारे साथ हैं, पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के अंदर मौजूद है। सर, कितना बड़ा अचीवमेंट मानते हैं आप इसे रेलवे का, भारतीय रेल के लिए? वंदे भारत ट्रेन के जो चेयर कार है उसके बाद अब ये स्लीपर कोच, वंदे स्लीपर, वंदे मेट्रो, वंदे चेयर कार और अमृत भारत, ये 4 गाड़ियाँ टोटली नए डिज़ाइन के साथ, इम्प्रूवमेंट के साथ बनाई गई है। और लगातार ये ध्यान रखा गया है कि पैसेंजर्स की सेफ्टी, पैसेंजर्स की कन्वीनियंस, और जो स्टाफ है इसमें, चाहे सर्विंग स्टाफ हो, चाहे मेंटेनेंस का स्टाफ हो, चाहे ड्राइवर की कैब हो, उन सब का विशेष ध्यान रखा गया है। भारतीय रेल ने जो क्रू मेंबर्स हैं उनके लिए बैठने के लिए, उनके लिए लेटने के लिए यहाँ पर जो है उनकी सुविधा यहाँ पर प्रदान की है। आप यहाँ पर देख सकते हो क्या तब्दीली है पुराने और नए ट्रेन के अंदर। वंदे भारत ट्रेन स्लीपर कोच, वाटर होल्डर, नीचे भी वाटर होल्डर दिया गया है। सामान रखने के लिए आप देख सकते हैं कि अलग से इसमें लगेज केबिन भी बनाया गया है। स्लीपर लॉक सिस्टम आप देख सकते हैं यहाँ पर, ताकि कोई गिरे नहीं। इंफोटेनमेंट की सुविधा है यहाँ पर, हर स्टेशन के आने के पहले शौचालय की ये आपको जानकारी मिलेगी। टच लाइट से लेकर के मोबाइल चार्जिंग पॉइंट तक ये यहाँ पर ये सारी आपको फैसिलिटी दी गई है। स्लाइडिंग डोर की व्यवस्था है इस पूरे ट्रेन के अंदर, जैसे आपने वंदे भारत चेयर कार के अंदर भी देखा था। फैब्रिक्स की बात करें तो सनराइज जो है इसको कलर दिया गया है, साथ में ग्रे कलर दिया गया है यहाँ पर। और जो क्रू मेंबर्स के हैं, जो दिव्यांग जनों के लिए, उनके लिए क्या व्यवस्था की गई। देखिए, दिव्यांग जनों के लिए खास तौर पर इस ट्रेन में ये 2 कोचेज बनाए गए हैं। यानी दिव्यांग जन जो हैं, जो यहाँ पर जिनके पास स्पेस भी हो, और दिव्यांगजन जो कि यहाँ पर उनके लिए स्लीपर की व्यवस्था की गई, जो पहली बार भारतीय रेल में किसी ट्रेन के अंदर आप देख सकते हैं। स्लाइडिंग डोर के अलावा भी अगर हम इसके टॉयलेट्स की बात करें तो थोड़ी तब्दीली है। अगर चेयर कार में आपने देखा होगा इसमें स्पेस थोड़ा ज़्यादा मिलता है आपको, बायो टॉयलेट्स का ही यूज़ है, लेकिन बच्चों के लिए अगर उनके टेक केयर के लिए उसके लिए भी इसमें स्पेस दिया गया है। साथ में थोड़ा जो है इसको और मॉडर्न बनाया गया है, सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा गया है। CCTV की व्यवस्था की गई है। हर कंपार्टमेंट के अंदर जो है वो तकरीबन 8 CCTV कैमरे लगाए गए हैं। अब यात्रियों को एक नया अनुभव होगा निश्चित तौर पर। फिलहाल ये पहली जो रैक है वंदे भारत स्लीपर की, ये रैक बन के तैयार है। अब इसे RDOC के हवाले किया जाएगा, जो इसका 2 महीने तक जो इसकी टेस्टिंग करेगी, और उसके बाद इसे ट्रैक पर उतारा जाएगा। इसको जो है इसको हरी झंडी दिखाई जाएगी। उम्मीद ये की जा सकती है कि दीपावली तक इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई जाएगी। कैमरामैन जगमोहन के साथ अभिषेक सिंह, DD न्यूज़, बेंगलुरु। और वहीं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बेंगलुरु स्थित रेल प्रशिक्षण केंद्र में जाकर सभी व्यवस्थाएं देखी और रेलवे कर्मचारियों से बातचीत की। रेल मंत्री ने लोको पायलट, ट्रैकमैन और सुपरवाइजर स्तर के कर्मचारियों की समस्याओं को सुना। साथ ही सुगम क्रियान्वयन की दिशा में रेल मंत्री ने कई समस्याओं का मौके पर ही निर्णय लेकर समाधान कर दिया और बाकी अन्य समस्याओं का जल्द निपटारा करने की बात कही। बेंगलुरु में मल्टी डिसिप्लिनरी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जितने भी हमारे विभिन्न डिपार्टमेंट के कर्मचारी ट्रेनिंग लेते हैं, वहाँ पे सबके साथ इंटरेक्शन हुआ। काफ़ी सारे ट्रैकमैन हैं, काफ़ी लोको पायलट्स हैं, कुछ जूनियर इंजीनियर्स हैं, कुछ सुपरवाइज़र
इसको उनमें से कुछ फैसले तो आज यहाँ पे ऑन द स्पॉट हो गए और कुछ फैसले और बोर्ड में एक प्रॉपर एग्जामिन करके कमेटी बना के करके उसको सॉल्व करेंगे। देश भर में जाति जनगणना और बिहार में 65% आरक्षण वृद्धि को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर रविवार को राज्यव्यापी एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। भाजपा ने भी आरजेडी पर पलटवार करते हुए तमाम बड़ी बातें कही हैं। देखिए। बिहार में जाति जनगणना को लेकर सियासत चरम पर है। आरजेडी ने रविवार को जाति जनगणना और आरक्षण के मुद्दे पर राज्यव्यापी प्रदर्शन किया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पटना में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ धरना में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि ये राजनीतिक नहीं बल्कि सामाजिक मुद्दा है। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा कि उन्हें ये बताना चाहिए कि केंद्र सरकार 9वीं अनुसूची में आरक्षण को क्यों नहीं डाल रही है। चाहे स्वर्ण जाति के लोग हो, पिछड़ी जाति के लोग हो, अति पिछड़ी जाति के लोग हो, दलित हो, आज उनकी स्थिति क्या है जरा ये पता करो। ये पता करो कि गरीबी सबसे ज्यादा किस जाति में है। जेडीयू ने तेजस्वी पर पलटवार करते हुए उन पर मामले में राजनीति करने का आरोप लगाया। जेडीयू ने कहा कि बिहार देश भर में इकलौता ऐसा राज्य है जहां नीतीश कुमार ने जातीय जनगणना करवाई है। मामला कोर्ट में चला गया, तो हम लोग अभी सुप्रीम कोर्ट में अपील किए हैं और सरकार में भी, केंद्र सरकार में भी हम लोग बात कर रहे हैं। लेकिन इनको तो जब मौका मिला था तो पंचायत तक में आरक्षण नहीं दिए थे। वहीं भाजपा ने आरजेडी पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि आरजेडी आरक्षण के मुद्दे पर सिर्फ ढोंग कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ही है जो मंडल कमीशन लागू हुआ बीजेपी की सरकार में, जब बीपी सिंह थे, और ये उस कांग्रेस पार्टी के साथ है जिसने मंडल कमीशन आयोग को रद्द करने का काम किया। मुद्दे पर तकरार के बीच बिहार में सियासी उठापटक भी जारी है। श्याम रजक आरजेडी का साथ छोड़कर जेडीयू में शामिल हो गए हैं। 2020 में श्याम रजक जेडीयू से आरजेडी में चले गए थे। इस बीच जनता दल के महासचिव केसी त्यागी ने रविवार को पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया। त्यागी ने बताया कि उन्होंने पिछले साल ही इस्तीफा दे दिया था, लेकिन पार्टी ने उन्हें पद पर बने रहने के लिए कहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वक्त यहां पर एक और छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है। हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार, निर्माण का रियल हीरो। भैया घर का किराया देना था, कुछ पैसे। इस महीने तो गाड़ी की ईएमआई जानी है ना, अगले महीने पक्का चलता हूँ। आपके बाद फैमिली को किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। आज ही लीजिए पॉलिसी बाजार पे 2 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस, सिर्फ 690 रुपए महीने से शुरू। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अगस्त माह का जीएसटी कलेक्शन 1,75,000 करोड़ रुपए का रहा, जो बीते वर्ष के 1,59,000 करोड़ के मुकाबले 10% अधिक है। अगस्त महीने में केंद्रीय जीएसटी कलेक्शन 39,000 करोड़ रुपए रहा और स्टेट जीएसटी के तौर पर 38,400 करोड़ रुपए का संग्रह किया गया। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अगस्त 2024 में घरेलू राजस्व 9.2% बढ़कर लगभग 1,25,000 करोड़ रुपए हो गया। वहीं वस्तुओं के आयात से जीएसटी रेवेन्यू 12% बढ़कर 49,976 करोड़ रुपए हो गया। कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में हुए दुष्कर्म और हत्या के मामले को लेकर लोगों और भाजपा का विरोध प्रदर्शन आज रविवार को भी जारी रहा, लेकिन इस बीच हावड़ा के एक अस्पताल से और फिर
बीरभूम जिले के एक सरकारी अस्पताल से भी कथित छेड़छाड़ के मामले सामने आए हैं, जिसके बाद लोगों का गुस्सा तो बढ़ा ही है। भाजपा ने भी ममता सरकार पर जोरदार हमला बोला है। पश्चिम बंगाल के आरजीकर अस्पताल में डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ है कि राज्य के 2 अन्य अस्पतालों में यौन उत्पीड़न के मामले सामने आने से लोगों का गुस्सा और बढ़ गया है। पहला मामला हावड़ा के एक अस्पताल का है, जहां एक कर्मचारी पर 14 वर्षीय लड़की के साथ छेड़छाड़ की कोशिश का आरोप लगा है। मामला सामने आने के बाद एफआईआर दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल ये लड़की इसी अस्पताल में भर्ती थी और सीटी स्कैन के लिए ले जाई जा रही थी और वहां काम करने वाले एक लड़के ने उसे अकेला पाकर उसके साथ अभद्र व्यवहार किया। भाजपा ने घटना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और अस्पताल अधीक्षक के इस्तीफे की मांग की। वहाँ पर कार्यरत एक लड़का जो उसके परिवार की महिला को सिटी स्कैन सेंटर से बाहर रख के उसको अकेले में पाया और अकेले में पाने के बाद उसके साथ में दुर्व्यवहार किया। देश में मरीज और डॉक्टर और अस्पताल की सुरक्षा की बात उठ रही है। इसी हावड़ा हॉस्पिटल में पोस्टर लगा हुआ है, नो सिक्योरिटी नो ड्यूटी। उसके बावजूद एक महिला का सिटी स्कैन होगा, वहाँ कोई महिला सहायक क्यों नहीं होगी? ये पूर्ण रूप से हावड़ा जनरल हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट का नकारापन है, उनका निग्लिजेंसी है। हम लोग घेराव किए हैं और सुपरिटेंडेंट के तत्काल बर्खास्तगी की मांग किए हैं। एफआईआर में उनका नाम भी डाला जाए, क्योंकि उनके नकारापंथी के चलते ही, उनके गलत नीतियों के चलते ही ये घटना घटा है। उधर बीरभूम जिले के एक सरकारी अस्पताल में ड्यूटी पर मौजूद नर्स के साथ भी कथित छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। यहां नर्स ने मरीज पर गलत तरीके से छूने का आरोप लगाया है। पुलिस को दी गई तहरीर में नर्स ने कहा है कि न सिर्फ उसे गलत तरीके से छुआ गया, बल्कि आपत्तिजनक भाषा का भी इस्तेमाल किया। यह घटना काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे अस्पताल के स्टाफ भी आक्रोशित हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इन घटनाओं के सामने आने के बाद बीजेपी ने ममता सरकार पर जोरदार हमला बोल दिया है और कहा है कि टीएमसी के राज्य में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। लास्ट 24 घंटे में पश्चिम बंगाल में टोटल 6 रेप और मोलेस्टेशन की घटना घटी है। प्रशासन पूरी तरीके से फेल्यूर हो चुकी है और पूरी यहाँ पे जो पुलिसी व्यवस्था है, पूरी सी व्यवस्था पूरी तरीके से टूट चुकी है और इसके लिए जिम्मेदार जो है वो ममता बनर्जी है। इसलिए ममता बनर्जी को कोई मोरल अधिकार नहीं है, नैतिक अधिकार नहीं है कि अपने पद पर बैठे रहे। वो अपना पद छोड़ के जाए, इससे ही बंगाल का मंगल है। इस बीच आरजीकर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल बलात्कार हत्या मामले की पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए भाजपा का 7 दिवसीय धरना जारी है। स्थानीय लोगों ने कोलकाता के कॉलेज स्क्वायर में विरोध प्रदर्शन किया। कोलकाता के आरजीकर रेप मर्डर को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इस बीच अस्पताल में हुए निर्माण को लेकर सीबीआई ने पीडब्ल्यूडी को नोटिस जारी किया है। सीबीआई ने पिछले 3 साल में यहाँ हुए कंस्ट्रक्शन और टेंडरों से जुड़ी जानकारी मांगी है। इस मामले की जाँच सीबीआई ही कर रही है। इस मामले की जाँच के दौरान सीबीआई को अस्पताल में चल रहे कथित भ्रष्टाचार के मामले की जानकारी भी मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। बात जब भारत की ग्रोथ स्टोरी की आती है तो स्टार्टअप्स को स्पाइन ऑफ न्यू इंडिया के नाम से पुकारा जाता है। जनवरी 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्टार्टअप पहल से आज 1 लाख से ऊपर स्टार्टअप्स जुड़ चुके हैं और अब इंडियन स्टार्टअप्स स्पेस टेक्नोलॉजी के साथ भी हाथों हाथ काम कर रहे हैं और सफलता के नए आयाम को तैयार कर रहे हैं। 18 नवंबर 2022 में स्पेस टेक्नोलॉजी में स्टार्टअप का सुनहरा दौर तब शुरू हुआ जब एक स्टार्टअप स्काई रूट एयरस्पेस ने देश का पहला प्राइवेट रॉकेट लॉन्च किया। इसका नाम था विक्रम एस, जिसने भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र के इतिहास में एक पन्ना बदल कर रख दिया। स्पेस टेक्नोलॉजी में स्टार्टअप्स की जर्नी